ओके, तो नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द फोर्थ लेक्चर ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो पहला टॉपिक है कायरलिटी एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो कायरल, व्हाट इज द वर्ड कायरल? एक कायरल ऑब्जेक्ट वो होता है विच कैन नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज। ठीक है, मतलब आप उसकी मिरर इमेज बनाओ और वो उस पर सुपर इम्पोज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कैपिटल ए लिखता हूं, ठीक है, ये मिरर आ गया, तो इसकी जो मिरर इमेज आएगी कुछ इस तरह आएगी। इस मिरर इमेज को एग्जैक्टली इसके ऊपर उठा के रखा जा सकता है और ये मैच कर जाएंगे। तो मतलब इसकी मिरर इमेज इस पे सुपर इम्पोज कर जा रही है। जहां पर मिरर इमेज सुपर इम्पोज कर जाए उसको बोलते हैं हम ए कायरल, जहां ना करे उसको बोलते हैं कायरल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेफ्ट हैंड की मिरर इमेज देखें तो वो एकदम राइट हैंड जैसा होता है। अब इसको डायरेक्टली इस पर सुपर इम्पोज करो तो इस तरह से आएगा। इसका थंब राइट साइड में रहेगा, इसका थंब लेफ्ट साइड में रहेगा, तो दोनों थंब जो है वो आपस में सुपर इम्पोज नहीं होंगे। फिंगर्स भी बेसिकली नहीं होंगी क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फिंगर्स यहां पे जो ओरिएंटेशन है इस तरफ से वहां उस तरफ से है। तो हैंड्स आर कायरल क्योंकि मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं हो रही है। अब ये मत बोला कि दोनों हाथों को अगर आप जोड़ दो, जैसे कि आप नमस्ते में करते हो तो सुपर इम्पोज कर जाते हैं। अब उसमें क्या है, जैसे इस हाथ के ऊपर अगर आप दूसरे हाथ को इसी तरह से रख दोगे तो उसका जो पाम है वो बाहर की तरफ नहीं होगा। इसको ऐसे इसके ऊपर क्यों रखना है? बिकॉज इसमें भी पाम फेसिंग आउटवर्ड है, इसका भी पाम फेसिंग आउटवर्ड होना चाहिए। अगर आपने इसको हाथ को 180 डिग्री पे घुमा दिया, जो राइट हैंड में जो इमेज जो मिरर इमेज आ रही है, इसको अगर आप 180 डिग्री पे घुमा दोगे फिर तो सुपर इम्पोज कर जाएंगे। बट द थिंग इज, अब पाम बैक साइड चला गया तो जो ओरिएंटेशन थी वो ठीक नहीं रही। तो ओरिएंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसलिए हैंड्स आर कायरल। सिमिलरली अगर हम थ्रेड्स की बात करें, जैसे कि अगर आपने स्क्रू देखे होंगे तो लेफ्ट हैंड थ्रेड्स भी होते हैं, राइट हैंड थ्रेड्स भी होते हैं। जैसे कि ये है राइट हैंड थ्रेड्स, ये इस तरह इंक्लाइंड है। अब इसकी अगर आप मिरर इमेज लें तो मिरर इमेज डाउनवर्ड इंक्लाइंड आ रही है। अब इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो वो डाउनवर्ड इंक्लाइंड है, वो कुछ ऐसे कट करेगा इसको, मतलब सुपर इम्पोज नहीं होगा। इट मीन्स ये जो थ्रेड्स हैं, राइट हैंडेड थ्रेड्स या लेफ्ट हैंडेड थ्रेड्स, ये भी कायरल हैं। ठीक है, तो जस्ट नोट डाउन द डेफिनेशंस। फिर उसके बाद जैसे ये फ्लास्क है, अब फ्लास्क की जो मिरर इमेज थी वो एग्जैक्टली सुपर इम्पोज कर जा रही है, तो इट मीन्स दिस इज ए कायरल। और कायरल ऑब्जेक्ट में और क्या हो सकता है? जो हमारा डीएनए है, डीएनए कैसा होता है? लेफ्ट हैंडेड होता है या राइट हैंडेड होता है? आई थिंक डीएनए इज राइट हैंडेड। तो डीएनए की भी अगर आप मिरर इमेज लो तो ये जो मिरर इमेज है लेफ्ट हैंडेड, ये दूसरे डीएनए के हेलिकल स्ट्रक्चर पे सुपर इम्पोज नहीं करेगा, तो मतलब डीएनए इज ऑल्सो कायरल। तो हमारी बॉडी बेसिकली जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन बॉडी का, दैट इज कायरल। तो कायरलिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन नेचर। केमिस्ट्री की बात तो अलग है, बट नेचर में कायरलिटी का जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा है। जब ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको दो डायग्राम दिखाए थे। एक वहां पे एंटी कफ एजेंट था और दूसरा क्या था? एंटी कफ शायद दूसरा आई थिंक पेन किलर था। हाँ, ठीक है। अब वो दोनों देखने में क्या थे? एग्जैक्टली मिरर इमेजेस थी, पर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस थी। तो लेट अस टॉक अबाउट द द कायरलिटी इन एवरीडे लाइफ। पहली बात, ह्यूमन बॉडी इज स्ट्रक्चरली कायरल, क्योंकि अगर हम बॉडी में देखें तो हार्ट की पोजीशन एग्जैक्टली सेंटर में नहीं है, ठीक है, लेफ्ट में। तो बॉडी का अगर आप मिरर इमेज लो, दोनों को सुपर इम्पोज करो तो वो नहीं होगा। तो ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चरली कायरल। फिर डबल हेलिकल फॉर्म ऑफ डीएनए, ये राइट हैंडेड हेलिक्स है, लेफ्ट हैंडेड बना दिया तो वो नहीं चलेगा। देन अब ये जो कंपाउंड है एस लिमोनिन, ठीक है, या चलो लिमोनिन, लिमोनिन के दो फॉर्म्स होती हैं, मतलब क्योंकि लिमोनिन का जो मिरर इमेज है ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो एक फॉर्म को बोलते हैं एस, एक को बोलेंगे आर। ये नॉमेनक्लेचर भी थोड़ी देर में हम करेंगे कि हाउ टू डू दिस नॉमेनक्लेचर आर और एस। तो ये जो एक फॉर्म है ये किस में मिलता है? लेमन। दूसरा ऑरेंज, ठीक है, तो डिफरेंस आ गया ना। ओके, तो जो ये दोनों, इनको बोलते हैं इनेंशियोमर्स। तो ये दोनों इनेंशियोमर्स जो हैं लिमोनिन के,
दे आर फॉर्म नेचुरली बट दे स्मेल डिफरेंट। तो एक से एस वाले से स्मेल आती है लेमन की, और जो उसकी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है उससे स्मेल आती है ऑरेंजेस की। तो स्मेल में भी डिफरेंस आ गया। तो इट मीन्स आपके नोज में जो रिसेप्टर्स हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि ये लेमन की स्मेल है ये ऑरेंज की है? दोनों तो एक ही कंपाउंड से आ रही है। इट मीन आपका नोज आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये एस लिमोनिन है या आर है। मीन्स ये वाली मिरर इमेज है या दूसरी वाली है। इट मीन्स कि हमारे बॉडी में जो रिसेप्टर्स हैं वो भी कायरल सब्सटेंसेस के साथ, मतलब उनके साथ डिफरेंटली बिहेव करेंगे। अब ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स आर कायरल। फॉर एग्जांपल, अगर कुछ जो कायरल ड्रग्स होते हैं उनका एक जो मिरर इमेज है वो एज अ ड्रग काम करती है बॉडी में। अगर आप दूसरी मिरर इमेज वाला कंपाउंड कंज्यूम कर लो, इट मे बी हार्मफुल, या तो वो काम ही नहीं करेगा या वो हार्मफुल भी हो सकता है। तो ड्रग्स भी जनरली कायरल होते हैं। अमीनो एसिड्स जो है बॉडी में, एंजाइम्स हैं, ये सारे कायरल हैं। ठीक है, ये देखो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। अमीनो एसिड में क्या है, कार्बन के साथ एक H है, अल्काइल ग्रुप है, कार्बोक्सिल और NH2। तो NH2 ग्रुप मीन्स अमीनो और ये हो गया एसिड। ठीक है, तो कार्बन बेसिकली 4 डिफरेंट ग्रुप से बॉन्डेड है। तो इसकी जो मिरर इमेजली ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। अब जो कायरल ड्रग्स की मैंने बात की कि क्यों ड्रग्स के 2 डिफरेंट मिरर इमेजेस अलग अलग तरह से काम करती हैं। हमारी बॉडी में डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर जैसे ये देखो, ये वाला मॉलिक्यूल है, ये स्फेरिकल है, ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रायंगुलर प्रिज्मेटिक सा स्ट्रक्चर है, ये रेक्टेंगुलर है, ये थोड़ा क्यूबिकल सा है। अब ये वाला जो रिसेप्टर है, यहां पे ये स्फेरिकल वॉइड है, यहां पे ट्रायंगुलर सा वॉइड है, यहां पर रेक्टेंगुलर सा वॉइड है। इट मीन ये वाली चीज यहां फिट होगी, स्फेरिकल यहां फिट होगा, ये वाला यहां फिट होगा। अगर आपने इसकी मिरर इमेज ली तो ये जो ट्रायंगुलर पार्ट था ये लेफ्ट में चला जाएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, वो फिट हो रहे हैं क्या उसके ऊपर? नहीं। इट मीन हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर्स हैं, इवन नोज में जो रिसेप्टर्स हैं, उनके ऊपर जो साइड्स हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप के ओरिएंटेशन वाले मॉलिक्यूल को ही एक्सेप्ट करेंगी। नहीं है वैसा, उसकी मिरर इमेज है नॉन सुपर इम्पोजिबल, वो फिट नहीं होगा। तो मतलब वो एज ए ड्रग भी काम नहीं करेगा। तो ये अगर एज ए ड्रग काम कर रहा है, ठीक है, फिट हो रहा है रिसेप्टर साइड्स पे, ये वाला नहीं हो रहा। तो ये डिफरेंस होता है कायरल मॉलिक्यूल्स का नेचर में, हमारी बॉडी में, ड्रग्स में। तो ऑब्वियसली वी कैन अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट और हाउ बिग द इंपैक्ट इज कायरलिटी का। तो अब अगर हम स्टीरियो आइसोमरिज्म देखें तो डायस्टीरियोमर हमने पढ़ लिया एक फॉर्म ज्योमेट्रिकल। तो स्टीरियो आइसोमर्स को ब्रॉडली डिफाइन करेंगे हम इनेंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स में। इनेंशियोमर्स जो अभी हमने पढ़ा क्या है, इनेंशियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। कोई भी एक कंपाउंड है, ठीक है, वो अगर अपनी उसकी मिरर इमेज उस पर सुपर इम्पोज नहीं करती है तो उन दोनों को ज्वाइंटली बोलते हैं इनेंशियोमर्स। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के, वो इनेंशियोमर हुआ। इट मीन्स इनेंशियोमर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। अकेला नहीं होगा इनेंशियोमर कभी भी, क्योंकि जो एक होगा उसकी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज भी होगी। उनके अलावा, इनेंशियोमर के अलावा भी जितने भी स्टीरियो आइसोमर्स हैं वो सारे के सारे डायस्टीरियोमर की कैटेगरी में आते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो आपने पढ़े वो भी डायस्टीरियोमर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो डायस्टीरियोमर्स क्या है? दीज आर द स्टीरियो आइसोमर्स जिनका आपस में मिरर इमेज जैसा कोई रिलेशन नहीं है। अब कायरलिटी हमने क्यों पढ़ा? बिकॉज कायरल सब्सटेंस क्या थे जो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं हो रहे थे। इनेंशियोमर्स भी क्या थे? वही। इट मीन्स इनेंशियोमर्स अकर ओनली विद कंपाउंड हुज मॉलिक्यूल्स आर कायरल। तो अगर किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूल कायरल है तो वहां पर इनेंशियोमरिज्म होगा, वो इनेंशियोमर बनाएंगे। अब अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करें, ठीक है, फर्स्ट यू नोट डाउन दिस, ये एक बार डेफिनेशन एंड ये 4 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। अब देखो, अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करें, जैसे यहां पर दोनों क्लोरीन सेम साइड पे हैं, तो ये सिस है और ये है ट्रांस। तो क्या ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं? सॉरी, दिस इज नॉट ट्रांस, ये उसकी मिरर इमेज है। ठीक है, बीच में मिरर होगा। तो क्या ये सुपर इम्पोज डायरेक्टली कर रहे हैं? आप बोलोगे नहीं कर रहे, क्योंकि इस तरफ H है, यहां पे इस तरफ क्लोरीन है। बट अगर इसको हम 180 डिग्री पे फ्लिप कर दें,
अब आप बोलोगे सर हैंड्स के केस में तो आपने नहीं किया था, क्योंकि वहां पर पाम को सेम साइड रखना था। ये एक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड एल्कीन है, एल्कीन प्लेनर होते हैं, प्लेनर में ओरिएंटेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3D स्ट्रक्चर को आप कैसे मर्जी रोटेट कर सकते हो, मैंने ये नहीं कहा हाथ को रोटेट नहीं कर सकते, हैंड्स वाले केस में भी हम रोटेट कर सकते थे, बट द थिंग इज पाम फेसिंग आउटवर्ड, ओरिएंटेशन सेम रखनी थी। ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, किसी भी मॉलिक्यूल को घुमाने से वो चेंज नहीं होता। तो यस, इसको आप 180 डिग्री पर रोटेट कर सकते हो। रोटेट कर दिया 180 डिग्री पे, फिर क्या हो जाएगा, क्लोरीन यहां जाएगा, ये वाला क्लोरीन यहां जाएगा, H वहां चले जाएंगे, फिर तो सुपरइम्पोज कर जाएगा ना। तो दिस टू, या इसको बोलते हैं दिस इज ए कायरल, ये सुपरइम्पोज कर जाएंगे। इस वाले केस में देखो ये दो भी आपस में क्या है, मिरर इमेजेस हैं। अब ये सुपरइम्पोज कर रहा है क्या, नहीं, 180 डिग्री पे घुमा दो, फिर उसके बाद कर जा रहे हैं, तो ये भी क्या है, ए कायरल। इसका मतलब कि जो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं, वो इनैंशियोमर नहीं बना रहे, ठीक है। तो इनैंशियोमर्स एक ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। इनैंशियोमर्स आर बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमर्स। वाई ऑप्टिकल, क्योंकि उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं, बात करेंगे उसके बारे में भी आगे, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर ए कायरल। अब थर्ड केस देखो, ये दोनों भी आपस में मिरर इमेजेस हैं, ठीक है। अब डायरेक्टली तो सुपरइम्पोज नहीं होंगे, क्यों, ये ब्रोमीन फ्रंट में लगा हुआ है, यहां ये ब्रोमीन फ्रंट में तो है, पर ये इस तरफ को है, लेफ्ट को, और ये राइट में है। अब अगर इसको 180 डिग्री पे घुमा दें तो क्या होगा, ये कार्बन है, ये वाला उधर चला जाएगा, वो वाला इधर आ जाएगा। तो 180 डिग्री पे देखो रोटेशन दी हमने, तो अब क्या होगा, ये हो गया, ये वाला जो राइट वाला पार्ट था इथाइल वाला, ये लेफ्ट में आ गया, मिथाइल वाला राइट में चला गया। अब ब्रोमीन जो फ्रंट में था 180 डिग्री पे घुमाओगे तो बैक में जाएगा, और जो हाइड्रोजन बैक में था ये फ्रंट में आ गया। तो अगर आप ये वाली कार्बन चेन देखो तो ये वाला पार्ट तो सुपरइम्पोज कर जा रहा है, पर H और ब्रोमीन नहीं कर रहे, ठीक है। तो रोटेशन अलाउड है, कंप्लीटली अलाउड है, पर रोटेशन के बाद भी सुपरइम्पोज नहीं कर रहे हैं। इट मींस दीज आर नॉन सुपरइम्पोजेबल। तो नॉन सुपरइम्पोजेबल हैं, तो ये क्या है, दीज टू आर इनैंशियोमर्स। अब इनैंशियोमर्स में देखो यहां पर इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या था, लेट अस से इस Br को हटा के मैं H कर दूं इसकी जगह पे, यहां भी H हो जाएगा, यहां भी दोनों फिर H हो जाएंगे। जब दोनों H हैं फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फिर तो सुपरइम्पोज कर जा रहे हैं, करेक्ट। तो दोनों H थे, मतलब सेम थे, तो सुपरइम्पोज कर गया। तो अभी इस स्ट्रक्चर में इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, ये वाला जो कार्बन है इस पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, एक लगा है मिथाइल, इधर लगा है इथाइल, एक H और एक Br। तो जब किसी कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं, उस कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन। क्लियर, तो इनैंशियोमर्स क्लियर हो गया। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, कौन सी ऐसी चीज है जो मॉलिक्यूल को कायरल बनाती है, ठीक है। दैट इज एटम कनेक्टेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, 1 2 3 4। तो ऐसे एटम को, अब जरूरी नहीं है वो कार्बन हो, वो कार्बन की जगह कोई और भी हो सकता है। तो एक ऐसा एटम जो 4 डिफरेंट ग्रुप से बॉन्डेड हो, दैट इज कॉल्ड अ कायरल एटम, या कायरल सेंटर, या एसिमेट्रिक एटम, या स्टीरियो सेंटर, तीनों टर्म्स यूज कर सकते हैं हम। तो ऐसे एटम को जनरली हम स्टार से मार्क करते हैं, जैसे यहां पर ये कार्बन, ये अमीनो एसिड, कार्बन अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप H और R से कनेक्टेड है, तो उसको मैं स्टार मार्क किया। यहां पर ये नाइट्रोजन 4 डिफरेंट ग्रुप से बॉन्डेड है, तो नाइट्रोजन भी एक कायरल सेंटर हो सकता है। यहां फॉस्फोरस, अब फॉस्फोरस में 3 तो ग्रुप्स हैं, चौथा लोन पेयर है, तो लोन पेयर को भी हम 0 प्रायोरिटी या 0 एटॉमिक नंबर वाला ग्रुप कंसीडर करते हैं। तो ये हो गया कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर अगर जनरली प्रेजेंट हो मॉलिक्यूल में, तो मॉलिक्यूल वो कायरल हो जाता है, बट उसकी भी कुछ आगे लिमिटेशंस हैं। तो अब एक पॉइंट लिख लो,
अ मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स वन कायरलिटी सेंटर, सिर्फ एक और एक ही कायरल सेंटर हो तो वो मॉलिक्यूल हमेशा कायरल है। ठीक है, मतलब वो हमेशा एनेंटियोमर्स में एग्जिस्ट करेगा। अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो तो क्या होता है, तो कई बार एक से ज्यादा होते हैं पर नेट मॉलिक्यूल कायरल नहीं होता, क्योंकि वहां पर सिमिट्री आ जाती है, इंटरनल कंपनसेशन, बात करेंगे आगे उसके बारे में भी। तो याद क्या रखना है, अगर सिर्फ और सिर्फ एक कायरल सेंटर हो तो मॉलिक्यूल कायरल होता है। जैसे यहां पर स्ट्रक्चर में है, ये सेंट्रल एटम है कार्बन, एक्स वाई और जेड और डब्ल्यू। ठीक है, तो 4 डिफरेंट ग्रुप से ये बॉन्डेड है। अब इसकी जब आप मिरर इमेज ले रहे हो तो दिस मिरर इमेज इज नॉट सुपर इम्पोजिबल, तो दीज टू आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, तो दीज टू आर इनेंशियोमर्स। अगर कोई 2 ग्रुप एक जैसे होते तो ये सुपर इम्पोज कर जाता। ठीक है, डेफिनेटली कर जाता। मान लो ये रेड है और ये वाला भी रेड है, ठीक है, ये हो गया। अब बोलो आप, लग रहा है सुपर इम्पोज कर रहे हैं यहां पे, तो आप बोलोगे सर लग तो नहीं रहा, क्यों? बट पॉइंट इज डायरेक्टली किसी ने नहीं बोला उठा के ऐसे ही रख दो, ओरिएंटेशन तो करेक्ट करो। अभी इनकी ओरिएंटेशन नहीं है, दोनों प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं है। ठीक है, राइट वाले को थोड़ा घुमाओ, ग्रीन वाला कहां चाहिए हमें, यहां पे चाहिए, ये वाला कहां चाहिए, ये वहां चाहिए, तो इसको ऊपर लेके जाओ, ये वाला यहां आ जाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा पीछे, और ये थोड़ा सा इधर चला जाएगा। ठीक है, तो प्लेन में ऐसे करके घुमाओ इसको, तो इवेंचुअली ये वाला इस पोजीशन पे आएगा, ये वाला जो ग्रुप है ये यहां नीचे पहुंचेगा इस पोजीशन पे, तब ये सुपर इम्पोज कर जाएंगे। तो 3D में इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर ये कर जाते हैं। तो जब भी 2 ग्रुप एक जैसे हों तो कायरल नहीं होगा। अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर दैट हैव कायरल सेंटर्स। तो फर्स्ट यू नोट डाउन द क्वेश्चन, ABCDEFG तक आपको सॉल्व करना और मार्क करने हैं जहां पर कायरल सेंटर आपको दिख रहा है। तो देखो, फर्स्ट में 2 ब्रोमो प्रोपेन, तो प्रोपेन और 2 पे ब्रोमो। सेंटर वाला जो एटम है, क्या इस पे 4 ग्रुप डिफरेंट है? नो, क्योंकि ब्रोमीन है, फिर एक H होगा, पर बाकी 2 मिथाइल तो सेम है, तो कोई कायरल सेंटर नहीं है। ट्रांस 2 ब्यूटीन, तो मैंने तो पहले कहा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कायरल नहीं थे, कंफर्म कर लिया था हमने प्रीवियसली। 2 मिथाइल 2 पेंटीन, ये पेंटीन हो गया, 2 पे मिथाइल है और 2 पे पेंटीन है, तो डबल बॉन्ड वाली पोजीशन पे 4 बॉन्ड तो वैसे नहीं होते क्योंकि एक पाई बॉन्ड है, हमें 4 सिग्मा बॉन्ड चाहिए बेसिकली। तो यहां पर कायरल सेंटर होने का स्कोप नहीं है, यहां पर भी स्कोप नहीं, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, तो इस पर भी कुछ नहीं है। देन 2 क्लोरोब्यूटेन, 4, 2 पे क्लोरो, एक Cl और एक H होगा, तो ये वाला जो एटम है इस पे एक मिथाइल, एक इथाइल, एक क्लोरो और एक हाइड्रोजन, तो यस दिस इज कायरल, तो इसमें है। उसके बाद 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनोल, तो ब्यूटेनोल, तो 1 पे ओल आ गया, ये 1 और ये 2 पे मिथाइल। तो अब क्या हो गया, ये वाला जो एटम है इस पे एक मिथाइल है, एक इथाइल है और एक CH2OH है और एक हाइड्रोजन होगा, तो दिस एटम इज कायरल। इस केस में जो पेंटागन के एक एटम्स हैं, इस पे CH2 है, दो एटम सेम हो गए, इस पे भी 2 एटम सेम है, CH2 है, इस वाले पे एक H है, एक CH3 है और एक रिंग है। रिंग को क्या करो, रिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करो। देखो, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलें तो एक सिंगल आता है, फिर डबल आता है, पर क्लॉकवाइज चलें तो 2 सिंगल आते हैं, 3 सिंगल आ जाते हैं। इट मीन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आने में सेम चीज नहीं मिल रही, डिफरेंट मिल रही है, तो उसको तुम 2 डिफरेंट ग्रुप्स की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो इवेंचुअली इसके ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, तो ये वाला एटम कायरल है, कायरल सेंटर है। जी वाले केस में कार्बन पे 2 ग्रुप सेम हो गए, इस कार्बन पे देखो ये फिनाइल है, ये बेंजाइल है, ये OCOET है और ये डिफरेंट है, तो ये कायरल हुआ। इस वाले पे CH3, ये ग्रुप पूरा डिफरेंट है, एक H और ये पूरा ग्रुप डिफरेंट है, ये भी कायरल हुआ। ये तो CH2 है,
नाइट्रोजन भी बेसिकली 4 डिफरेंट ग्रुप से बॉन्डेड है, तो नाइट्रोजन भी कायरल है। तो 3 कायरल सेंटर हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, 3, 10, 12, 14, 15, 20, कितने भी हो सकते हैं, दैट डजंट मैटर। अब नेक्स्ट H, ये सिंपल फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है, तो CH2 2 एटम सेम हो गए, डबल बॉन्ड वाले में नहीं होगा। इस कारण पे देखो HOH, ये ऊपर ग्रुप और ये पूरा नीचे वाला ग्रुप कायरल। इस वाले पे भी HOH, ये नीचे डिफरेंट ग्रुप, ऊपर डिफरेंट ग्रुप, ये कायरल है, ये वाला कायरल है। तो ये 3 कायरल सेंटर हो गए। I वाले केस में डबल बॉन्ड वाला तो नहीं होगा। ये वाला जो एटम है, लेफ्ट से चले तो ये वाला 2 सिंगल फिर 1 डबल, राइट से चले तो 3 सिंगल, मतलब ये 2 डिफरेंट ग्रुप काउंट होंगे। नीचे की तरफ एक अल्काइल, ये पूरा ग्रुप है, और एक ये H है, तो यस दिस एटम इज कायरल। J वाले केस में अगर हम देखें तो डबल बॉन्ड वाले तो नहीं होगा। ये वाला जो एटम है 1, 2, 3 और एक H है यहाँ पे, ये भी कायरल है, और ये दूसरा वाला ब्रिज हेड पोजीशन ये भी कायरल है, तो 2 कायरल सेंटर हैं। तो अब आपको कायरल सेंटर आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। एनी एटम सेंट्रल एटम कनेक्टेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, तो दैट इज क्लियर। Then the question number 9, draw the mirror image of each compound, label each molecule as chiral or achiral। तो मिरर इमेज ड्रॉ करना ये आपके ऊपर छोड़ देता हूं मैं, ठीक है, आपको आना चाहिए। अब कायरल और achiral की बात करें तो आई थिंक फर्स्ट यू कैन पॉज द वीडियो, ट्राई करना है कर लो, ठीक है। तो एक बार चलो फिर इसका आंसर देख लेते हैं। पहले वाले केस में कार्बन इज कनेक्टेड टू, नहीं देखो 2 ग्रुप सेम हो गए तो कायरल नहीं है। दूसरे वाले में CH3 Br H और Cl 4 डिफरेंट है तो कायरल है, तो इसके एनेंटियोमर्स बनेंगे। C वाले में ऑक्सीजन के बाद 2 ग्रुप तो हैं, चलो डिफरेंट है, पर बाकी के 2 तो लोन पेयर है ना, और लोन पेयर को अगर एज ए ग्रुप कंसीडर करें तो दोनों ग्रुप सेम हो गए, 2 लोन पेयर है, तो ये भी कायरल नहीं है, ये भी नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एन ऑब्जेक्ट और मॉलिक्यूल विल बी achiral। अब कायरलिटी का तो हमने पढ़ा कि कायरलिटी के लिए क्या देखना है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। पॉइंट इज achiral कब होता है? achiral होता है अगर उसमें सिमिट्री हो, किसी भी कंपाउंड में अगर सिमिट्री आ गई तो फिर वो कायरल नहीं हो सकता, तो सिमिट्री नहीं होनी चाहिए। तो achiral कब होता है कंपाउंड? जब उसमें कुछ एलिमेंट्स ऑफ सिमिट्री होते हैं, जैसे कि मान लो प्लेन ऑफ सिमिट्री है, सेंटर ऑफ सिमिट्री है, और कुछ एलिमेंट्स होते हैं, बट हम उनकी बात नहीं करेंगे, वो ज्यादा फालतू में हायर लेवल चला जाता है, जरूरत नहीं पड़ती हमें उतनी। तो 2 चीजें आपने चेक करनी है, प्लेन ऑफ सिमिट्री, सेंटर ऑफ सिमिट्री। अगर ये मिले तो वो achiral होगा, ठीक है। तो अब बात स्टार्ट करें सिमिट्री एलिमेंट्स की। देखो फर्स्ट एलिमेंट इज सिंपल और प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमिट्री। आपके काम तो बड़ा नहीं आएगा, पर देख लेते हैं बेसिक सी चीजें। एक्सिस ऑफ सिमिट्री में जैसे देखो क्या है, वाटर का स्ट्रक्चर अगर हम लें, ये ना पूरा एक प्लेन में है, बिल्कुल ये है ना, बिल्कुल वी बना हुआ है। अब इसको मैं 180 डिग्री पे रोटेट कर दूं तब भी एग्जैक्टली ऐसा ही आएगा, सेम चीज आ गई ना 180 डिग्री पे रोटेट करने पे। इट मीन्स ये वाला जो वर्टिकल लाइन थी, इसके अबाउट मैंने 180 डिग्री पे रोटेट किया, आई विल गेट द सेम स्ट्रक्चर। सो इफ आई एम गेटिंग द सेम स्ट्रक्चर आफ्टर रोटेटिंग और रोटेशन अबाउट अ पर्टिकुलर एंगल, दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमिट्री। ये एक एक्सिस ऑफ सिमिट्री है, और इसका नाम क्या लिखेंगे हम? एक्सिस ऑफ सिमिट्री को डिनोट करते हैं हम CN से। N क्या होता है? N होता है 360 डिवाइडेड बाय वो एंगल जिससे आपने रोटेट किया। कितने से रोटेट किया? यहां पे 180 से, कितना आया? 2। तो मतलब ये है C2 एक्सिस ऑफ सिमिट्री, ठीक है, क्लियर। अब मान लो मेरे पास BF3 है, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर हम इनऑर्गेनिक में भी जा रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट सिमिट्री। BF3 बिल्कुल एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, sp2 हाइब्रिडाइज है। ये सारे एंगल कितने? 120, 120, 120। तो मतलब इसको अगर मैं 120 डिग्री से रोटेट करूं तो ये वाला चाहे क्लॉकवाइज करो या एंटी क्लॉकवाइज करो, दोबारा मेरे को एग्जैक्टली सेम चीज मिल जाएगी। फिर 120 पे रोटेट करूं, सेम चीज मिल जाएगी। मींस
120 से रोटेट कर रहा हूं मैं, 360 बाय 120 इज 3। तो इसमें कौन सी एक्सिस है? C3। और कहां पे है वो? अगर इसको आप ऐसे इमेजिन करो, दिस इज द ट्रायंगुलर फॉर्म, यहां सेंटर में बोरॉन है, एक फ्लोरीन, दूसरी फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन। तो जो एक्सिस इसके थ्रू पास कर रही है, ठीक है, ट्रायंगुलर के थ्रू परपेंडिकुलरली पास कर रही है, इसके अबाउट 120 120 120 पे घुमाते जाओगे तो यू विल गेट द सेम स्ट्रक्चर। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? इट इज एनी एक्सिस जिसके अबाउट आप उसको एक इमेजिनरी एंगल पे रोटेट करो तो हमें सेम स्ट्रक्चर वापस मिल जाता है, ठीक है। और एन कैलकुलेट करना आपको बता दिया। तो ये था C3 एक्सिस। सिमिलरली अगर हम बात करें जैसे कि बेंजीन, अब देखो बेंजीन इज इंटरेस्टिंग। अब अगर हम इसको लेट अस से ये एक्सिस जो है इसके थ्रू जा रही है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, मतलब ये जिस प्लेन में बेंजीन है उस प्लेन के परपेंडिकुलर जा रही है, इसके अबाउट अगर हम 60 डिग्री पे रोटेट करते जाएं तो क्या होगा? तो फिर से ये स्ट्रक्चर मिल रहा है आपको। तो 60 डिग्री पे अगर घुमाते जाएंगे तो फिर स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो ये वाली जो एक्सिस हुई 360 डिवाइड बाय 60 डिग्री हो गया 6, तो ये हो गया C6 एक्सिस। फिर ये जो लाइन है इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया मान लो मैंने, और ये प्लेन में ये एक्सिस बेंजीन के प्लेन के थ्रू पास कर रही है, इसके अबाउट फ्लिप कर दो, उसको घुमा दो, पलटा मार दो, मतलब 180 डिग्री का, तभी एग्जैक्टली ये चीज मिल जाएगी आपको। तो 180 डिग्री वाली एक्सिस क्या होती है? C2। अब ये भी हो सकता था इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, इसके क्रॉस फ्लिप कर दो, ये भी C2 है। वैसे ये वाली एक्सिस इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ये भी C2 है, ठीक है। तो इसमें C2 एक्सिस भी हैं, इसमें C6 एक्सिस भी है, तो मल्टीपल एक्सिस हो सकते हैं। दीज आर कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो आई थिंक आप नोट कर रहे हो साथ के साथ थोड़ा बहुत। सिमिलरली जैसे कि अब मान लो अगर हम लीनियर स्ट्रक्चर लें एल्काइन का, लेट अस से एल्काइन ले लेते हैं, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये तो बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक अ रॉड। अब कोई एक्सिस जो इसके थ्रू पास कर रही हो उसके अबाउट, अब क्योंकि ये जस्ट लीनियर स्ट्रक्चर है जस्ट लाइक अ रॉड, इसको मैं अगर 1 डिग्री पे भी घुमाऊं सेम चीज मिलेगी ना, रॉड थोड़ा ना चेंज होने वाली है, वैसी दिखेगी। फिर से 2 डिग्री पे घुमा लो, 3 पे घुमा लो, 3.5 पे, 4 पे, 5, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं। क्लियर? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि कितने भी एंगल पे घुमाओ, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, आपको सिमिलर अरेंजमेंट मिल रहा है। देन जैसे कि CH3 ये कंपाउंड है। अब ये वाला और ये वाला एटम एक जैसे ग्रुप इनके ऊपर लगे हैं, इसको वहां लेके जाना हो तो मुझे कितना घुमाना पड़ेगा? ये एक लाइन के 2 एंड्स पे लगे हुए हैं, तो एक एक्सिस के 2 एंड्स को आपस में इंटरचेंज करना हो तो ये जो वर्टिकल प्लेन है इस एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री पे घुमा दूंगा, तो ये वाला पॉइंट वहां आ जाएगा, वो वाला यहां आ जाएगा, तो मतलब ये भी C2 एक्सिस हुई। तो आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट, इतना काफी है C2 एक्सिस के लिए, मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए। देन नेक्स्ट इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हुआ? एनी प्लेन जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे, ठीक है। अ प्लेन विच डिवाइड्स द मॉलिक्यूल into 2 halves जो सिमेट्रिकल हो, which are mirror images of each other, ठीक है। जैसे कि मान लो ये मैंने कैपिटल A लिख दिया, ये जो प्लेन है जो उसको बीच में से कट कर रहा है, लेफ्ट और राइट वाले सेम है ना दोनों,
तो ये प्लेन क्या हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री। फिर अगर हमारे पास मान लो इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो जो डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर होता है ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो प्लेनर मॉलिक्यूल में अगर मैं ऐसे बीच में से कट कर दूं तो नहीं हो रहा, क्योंकि यहां पर लेफ्ट में H है, उसके एग्जैक्टली सामने Cl है, तो ये दोनों हाफ मिरर इमेजेस नहीं आ रहे। तो ये जो बीच में से कट करने वाला प्लेन हुआ ये तो नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री। पर जिस प्लेन में ये मॉलिक्यूल है मैं इसी प्लेन में कट कर दूं तो पूरा मॉलिक्यूल इसमें कट हो गया, उसके ऊपर भी कुछ नहीं है, नीचे भी कुछ नहीं आया। ठीक है, तो ये जो प्लेन है दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS, दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर। सिमिलरली जैसे ये केस था, यहां CH3 या CH3 है, यहां पे क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिकल है। अब एक काम करें, ये वाला जो प्लेन है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये जो एक प्लेन बनेगा, इस प्लेन में काटते हैं इसको बीच में, तो लेफ्ट वाला और राइट वाला एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं, तो ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। सिमिलरली इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके जो प्लेन इन दोनों को कट कर रहा होगा, ये CH3 और वो CH3 उसी में कट जाएंगे, तो लेफ्ट और राइट वाला पार्ट सेम बच गया, तो ये वाला भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, ये वाला प्लेन। ठीक है, तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहां प्लेन ऑफ सिमेट्री आएंगे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आई थिंक बड़ा आसान है, जो थोड़ा सा कॉमन सेंस उसमें लगाने की जरूरत है। ठीक है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो POS क्लियर है, शॉर्ट फॉर्म POS लिखेंगे इसको। फिर बात करते हैं हम सेंटर ऑफ सिमेट्री की। सेंटर ऑफ सिमेट्री का एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं आपको। देखो अब ये वाला स्ट्रक्चर है, अब अगर हम इस मॉलिक्यूल के सेंटर में एक पॉइंट लें, यहां से किसी भी एक तरफ चलो, किसी भी तरफ, मान लो हम ऊपर की तरफ गए तो क्या मिला, COH। अब इसी लाइन को वापस ट्रेस करो, वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसी लाइन को वापस एक्सटेंड करोगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर से क्या मिलेगा, COH। तो मतलब कोई ऐसा पॉइंट जहां से आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ, दोनों तरफ उस लाइन के एंड्स पे सेम ग्रुप मिलता है। यहां से ऊपर गए तो फिनाइल, नीचे गए तो फिनाइल, यहां से इधर ऊपर आए तो H, वहां से नीचे गए तो H, इधर को ऊपर आए तो H, वहां से आगे चले गए नीचे जाएंगे तो भी H। मतलब हर एक डायरेक्शन में एक तरफ और दूसरी तरफ जाने पे सेम ग्रुप मिल रहा हो, देन इट इज कॉल्ड अ सेंटर ऑफ सिमेट्री। सिमिलरली जैसे ये है, अब ये स्ट्रक्चर कैसे आया, ये बेसिकली एक तरह का ये सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन है जो आगे देखेंगे। ये ठीक है, ये वर्टिकल है, ये उसी प्लेन में है, और ये वाला वर्टिकल है, ये वाला प्लेन से बाहर है और ये वाला प्लेन से पीछे है, ये वाला प्लेन से बाहर है और ये प्लेन से पीछे है, इस तरह की। अब अगर हम ये वाला सेंटर पॉइंट लें, यहां से मैं सेम प्लेन में नीचे को जाऊं तो COH, ऊपर जाऊं तो COH, यहां पीछे को जाऊं तो H, आगे आऊं उसमें एक्सटेंड करता हुआ, एक्सट्रापोलेट करता हो तो H, यहां फ्रंट में जाएं तो OH, और इसी को बैक में लेके जाएं तो OH। तो दिस इज ऑल्सो अ सेंटर ऑफ सिमेट्री, COS। ठीक है ना, तो सेंटर पे होना चाहिए वो पॉइंट। तो अब आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना है। तो नाउ जस्ट नोट डाउन द स्ट्रक्चर्स, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सॉल्व इट अप टू F, पहले नोट डाउन कर लो, देन उसके बाद G एंड H। तो देखो फर्स्ट वाले में क्योंकि ये एल्कीन है, एल्कीन सारी प्लेनर होती है, तो प्लेनर को उसी प्लेन में कट कर दो जिस प्लेन में वो एल्कीन है, तो वही प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। पर अगर आप सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें
तो ये सेंटर है, यहां से H है और यहां पे Cl है, तो नहीं, सेंटर ऑफ सिमिट्री नहीं है। एक प्लेन ऑफ सिमिट्री मिला। इस वाले में क्या है, क्योंकि एल्कीन है तो इसी प्लेन, जिस प्लेन में मॉलिक्यूल उसमें तो कट कर ही सकते हो, बीच वाले से कट कर दो तब भी है। लेफ्ट में क्लोरीन, राइट में क्लोरीन, इधर H इधर H, तो इसके पास एक तो ये आ गया प्लेन ऑफ सिमिट्री और एक ये आ गया प्लेन ऑफ सिमिट्री, तो दो प्लेन ऑफ सिमिट्री आ गए। सेंटर ऑफ सिमिट्री है नहीं है, क्यों? क्योंकि ऊपर को गए Cl तो नीचे को गए H, नहीं मैच कर रहा। यहां पे इसको बिल्कुल बीच में से कट कर दो, ये Cl और H, तो Cl के एग्जैक्टली पीछे H है। ये तो आपको दिखाने के लिए 2 डायमेंशन में ड्रॉ किया हुआ है, तो इसको इधर को ड्रॉ करते, इसको इधर को। रियलिटी में क्या होता है, ये दो बॉन्ड तो V में है लगे हुए, ये V इसके परपेंडिकुलर है, तो ये Cl जहां पर लगा होगा, एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होगा, जहां Cl होगा उसके एग्जैक्टली पीछे H होगा, तो इसी प्लेन में कट कर दोगे तो Cl और H उसी प्लेन में कट जाएंगे, बाकी पूरा सिमिट्रिकल आ गया। तो दिस इज द प्लेन ऑफ सिमिट्री, एक ही है, सेंटर ऑफ सिमिट्री नहीं है। यहां पे इस प्लेन में कट करो तब भी दोनों मिरर में जा रही हैं। इस प्लेन में कट कर लो, इस प्लेन में कट कर लो, 3 तो ये हो गए, और जिस प्लेन में ये पूरा रिंग है वो 4 हो गए। ठीक है, देखो 3 तो ये हो गए ना, ऑपोजिट एंड्स को ज्वाइन करो, वो हो गया। अब ये 3 थे, फोर्थ मैंने आपको गिना दिया, फोर्थ कैसा था, जिस प्लेन में मॉलिक्यूल उसी प्लेन में। अब अगर हम कोई और, नहीं इतना ही होगा, तो बेसिकली आपके 4 प्लेन ऑफ सिमिट्री आ रहे हैं यहां पे। सेंटर ऑफ सिमिट्री है नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट से यहां को गए तो कुछ नहीं मिला, यहां गए तो क्लोरीन मिल गया। नेक्स्ट, इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर हम ऐसे कट करें तो नहीं, लेफ्ट में यहां ऊपर CH3 यहां Br है, तो ये तो नहीं हो रहा। इसकी जगह इस डायगोनल के अबाउट कट कर दें, ठीक है, इस प्लेन में, तो होगा क्या, ये जो CH3 है और ये जो Br है ये दोनों कट जाएंगे उसमें, प्लेन के इधर ये वाला पार्ट बचेगा, उधर ये वाला पार्ट बचेगा। तो इसको अगर हम एक ऐसे व्यू में देखें तो इस वाले पार्ट पे लगे हुए हैं, या देखो यहां लगा है Br और H और यहां लगा है CH3 और H, इसी प्लेन में कट कर दो तो आया सिमिट्रिकल। तो दिस इज हैविंग अ प्लेन ऑफ सिमिट्री। और जितना आप इन फैक्टर्स पे प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी ये आपके परफेक्ट होंगे। इसमें कोई बड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं चाहिए आपको। यहां पर भी वही चीज़ है, यहां से कट किया तो कुछ नहीं था, पर इसको अगर ऐसे देखें हम, ऊपर भी Br है, यहां नीचे भी Br है, यहां ऊपर भी Cl नीचे भी Cl, तो इसी प्लेन में काट दो, लेफ्ट और राइट वाला सिमिट्रिकल बचेगा। तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमिट्री है, ये वाला प्लेन। इस केस में, G के केस में, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इफेक्टिवली कार्बन के पास 2 ग्रुप तो सेम है, CH3 और CH3। अब इसको, अभी तो आपको दिख नहीं रहा, अब इसको ऐसे ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं, CH3 CH3, देन बाकी 2 क्या होंगे, एक लगा लो H और एक लगा लो C2H5। ओके, अब क्या है, ये क्योंकि मैंने आपको कहा था ये फ्रंट में होता है, ये एग्जैक्टली उसके बैक में होता है, तो जब इस प्लेन में आप काटोगे तो रियलिटी में C2H5 आगे की तरफ लगा होगा, उसके एग्जैक्टली पीछे H लगा होगा, तो इसी प्लेन में कट कर दोगे तो दोनों कट जाएंगे, लेफ्ट में भी CH3 राइट में भी CH3। तो जब एक कार्बन के साथ 2 ग्रुप सेम होते हैं तो सेंटर ऑफ सिमिट्री, सॉरी, प्लेन ऑफ सिमिट्री आता ही है, क्योंकि दूसरा एक प्लेन ऐसा बन जाएगा जिसमें बाकी के 2 ग्रुप दोनों कट जाएंगे। ये H और C2H5 सेम प्लेन में थे तो वो तो उसमें कट गए, ये दोनों CH3 सिमिट्रिकल आ गए, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमिट्री है। सेंटर ऑफ सिमिट्री है नहीं है। इस वाले केस में
सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, इधर को गए तो CO, इधर को गए तो CO, इधर को गए तो NH, यहाँ गए NH, यहाँ पे CH3 है ऊपर की तरफ, यहाँ CH3 नीचे की तरफ, H यहाँ ऊपर है, H यहाँ नीचे है, तो यस सेंटर ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? लग रहा है? देखो नाइट्रोजन की अगर हाइब्रिडाइजेशन हम चेक करें तो 3, ये sp2 है, ये वाला नाइट्रोजन भी sp2 होगा क्योंकि रेजोनेंस है, तो दिस इज sp2 और ये भी sp2, तो प्लेनर है, ये पूरा पार्ट तो प्लेनर है। बस ये CH3 जो एक ऊपर की तरफ है ये नीचे की तरफ है, तो नहीं, किसी प्लेन में कट करेंगे तो ये सिमेट्रिकल नहीं आएगा, तो सिर्फ इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रहा है। तो इतना पार्ट तो क्लियर हो गया। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट, तो इतनी प्रैक्टिस करनी है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में अब हम आगे की बात करेंगे कि जो हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा कि जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं वो इनएंशियोमर्स होते हैं। इनएंशियोमर में कोई सिमेट्री नहीं होती, देखो इन सभी में कुछ ना कुछ सिमेट्री मिली ना हमें, अगर सिमेट्री मिली इट मींस ये ए कायरल हैं, सारे के सारे ए कायरल हैं, तो ये कोई भी इनएंशियोमर नहीं देगा। तो इनएंशियोमर में ये ध्यान रखना, अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल में कायरल कुरल छोड़ो, कायरल सेंटर है नहीं है, अगर सिमेट्री मिल गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये दो एक्सिस मत बोलना, प्लेन या सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये दो अगर आइटम आपको मिल गए दोनों में से एक, तो वो कायरल नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसे ऐसे इनएंशियोमर्स होते हैं जहां पर कायरल कार्बन नहीं होता पर फिर भी वो इनएंशियोमर होते हैं। क्यों? उनमें सिमेट्री नहीं होती किसी भी तरीके की, तो वो थोड़े से डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो ये याद रखना, सिमेट्री नहीं होनी चाहिए अगर किसी में इनएंशियोमरिज्म एग्जिस्ट करेगा। तो बाकी की डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक ये पूरा रिवाइज करके आना एंड ट्राई टू सॉल्व 15-20 प्रॉब्लम इस टॉपिक पे अगर आपको मिल जाती हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।